फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चैप्टर का फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मतलब ये कॉन्सेप्ट पुराना है और इसको आप लोग को पहले से ही इसके बारे में चीज़ें पता है। पहले हमने इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था और अब हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, तो मैं आपको पहले समझाता हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है क्या स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे चार चार्जेस दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स। चार चार्जेस आप देख सकते हैं। एक आपको अगर मैं बोलूँ तो Q1 दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 दिख रहा है आपको ये चार्ज। एक आप देख रहे हैं Q2 दिख रहा है, एक आपको Q3 दिख रहा है और एक स्टूडेंट्स आपको Q4 दिख रहा है। आप ये चार चार्जेस देख सकते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव। ये चार चार्जेस यहाँ पे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि अगर मुझे किसी एक चार्ज पे, अगर मान लीजिए मुझे Q1 चार्ज पे देखना है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो Q1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक लगाएगा Q2 चार्ज, एक लगाएगा Q3 चार्ज और एक लगाएगा Q4 चार्ज। ये तीनों चार्जेस मिलके इस Q1 पे फोर्स लगाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही होता है, टू फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल बाय अदर चार्ज पार्टिकल। ये जैसे कि आप डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन भी है कि टू फाइंड द नेट फोर्स exerted on a given charge particle by other charge particle। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो Q1 यहाँ पे आपको दिख रहा है और एक यहाँ पे आपको Q2 दिख रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि इनके जो फोर्स लग रहा है F12 स्टूडेंट्स, F12 को हम लोग रीड करते हैं फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। तो इसका मतलब ये कि जो Q3 चार्ज आ रहा है स्टूडेंट्स, मान लीजिए Q3 आ रहा है, ये जो Q3 चार्ज आपको दिख रहा है, तो Q3 चार्ज भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है और आप देख सकते हैं वो कितना फोर्स लगा रहा है, F13 लगा रहा है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे F13 आपको दिख रहा होगा। तो फोर्स ऑन 1/3। अब ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये वाला जो फोर्स है F13 वाला जो फोर्स है, इससे ये फोर्स आया है Q3 के कारण, ये Q3 के कारण आ रहा है। अब इस चार्ज के आने से इस वाले फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। बहुत लोगों में मिसकंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स कि सिर्फ जो टोटल फोर्स होता है उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। नहीं, इसमें एक पॉइंट और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से दो चार्जेस के बीच के फोर्स पे कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा, इसका फॉर्मूले से भी हमें क्लियर होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 Q2 अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये Q1 है मेरा और ये Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा R। अब इनके बीच में फोर्स है, दैट इज F12, ये आपको दिख रही है, ये डायरेक्शन है, ये क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन यहाँ कैसे आ रही है। तो K Q1 Q2, K होता था मीडियम पे डिपेंड करता था, ये हमने डिस्कस किया था। अब इसमें कोई थर्ड चार्ज के आने की वजह से फोर्स में कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई थर्ड चार्ज कभी आएगा सिस्टम में तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उस पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये फॉर्मूला भी वही क्लियर करता है हम लोग को। मीडियम अगर चेंज हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, पर किसी थर्ड चार्ज के इंट्रोड्यूस होने से उन दोनों के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये यहीं पे लिखा हुआ है कि द कूलम्स लॉ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कूलम्स लॉ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करता है। इसका मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस से। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, टू फाइंड द
टू फाइंड द नेट मतलब टोटल, टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल बाय अदर चार्ज पार्टिकल्स। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वेक्टरली F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, इन सब का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा Q1 चार्ज पे। ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए। अगर हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमसे कोई भी न्यूमेरिकल इस पे बेस बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। अब स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कई बार इस नाम से भी दिया जाता है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ही चीज़ होती है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिसमें हमें कूलम्स लॉ को यूज़ करना है और मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक पे फोर्स निकालना है। तो स्टेप 1 जो आप देख सकते हैं, स्टेप 1 जो दी हुई है, डिसाइड वेदर द फोर्स ड्यू टू गिवन चार्ज इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार्ज मैंने Q1 लिया हुआ है, यहाँ पे Q2 लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने माइनस Q3 लिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये दोनों प्लस हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। अगर मुझे मान लो Q1 पे फोर्स देखना है स्टूडेंट्स, मुझे Q1 चार्ज पे फोर्स देखना है, तो इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक Q2 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा प्लस Q2 और एक लगाएगा माइनस Q3 स्टूडेंट्स। अब ये माइनस Q3 जो लगाने वाला है और प्लस Q2, तो मैं पहले उसने बोला कि आपको डिसाइड करने की अट्रैक्टिव रिपल्सिव। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कहता है, रिपेल। तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा और वो डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यही लाइन जॉइन करेगी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी और ये हम बोल देंगे फोर्स ऑन 1/2। ये पहली स्टेप। अब माइनस Q3 भी इसको फोर्स लगाएगा, पर ये माइनस है और ये प्लस है Q1, तो ये अट्रैक्टिव होगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑन 1/3। तो पहली स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गई कि डिसाइड वेदर द फोर्स ड्यू टू गिवन चार्ज इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एंड शो इट बाय ड्राइंग वेक्टर। तो ये मैंने वेक्टर बना के दिखा दिया है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द गिवन चार्ज। तो आप देख सकते हैं इसमें अवे फ्रॉम, इसमें आप जो देख सकते हैं इससे दूर जा रहा है, Q2 से दूर जा रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं Q3 के पास आ रहा है। तो ये वही मीनिंग हुआ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। अब सेकंड बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यूजिंग कूलम्स लॉ इग्नोरिंग द साइन ऑफ द कूलम चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको साइन इग्नोर करने आना चाहिए। मतलब जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे कूलम्स लॉ के फोर्स का, कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे साइन को कंसिडर नहीं करना है, और साइन को कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साइन का रोल था डायरेक्शन, जो हम पहले स्टेप मेंशन कर चुके। अब मान लीजिए मुझे F12 निकालना है, F12 निकालना। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैंने साइड A ले ली, ये A है हमारी, तो ये भी A होगी और ये भी A होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब F12 निकालेंगे तो F12 मतलब 1 और 2, मतलब 1 और 2 तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पे मीडियम तो हम अभी ये लेके चल रहे, तो ये K का K रहेंगे, 1 पे चार्ज है Q1 और 2 पे चार्ज है Q2, और अपॉन में डिस्टेंस इनके बीच का आप डिस्टेंस देख रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है A, यहाँ पे जाएगा A स्क्वायर। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया F12। इसी तरीके से F13 निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो F13 में तो 1 K तो K ही रहेगा क्योंकि मीडियम A ही लेके चल रहे हैं, 1 पे चार्ज Q1 हैगा और जो 3 है वो दैट इज Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं A ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई है सेकेंड स्टेप कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर्सेस की डायरेक्शन निकाल लेंगे, दूसरे में आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इसका। अब थर्ड जो है रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इन फोर्सेस को आप गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे यहाँ पे लिखा है आई कैप जे कैप के कैप,
तो अगर मैं आई कैप जे कैप और के कैप की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप बताता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप बताता है प्लस वाई की और के कैप बताता है प्लस जेड एक्सिस की। तो अगर मैं इन दो फोर्स को बनाता हूँ, मैं एक स्टेप और दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, इन दोनों फोर्स को बना के दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं इन दो फोर्स को मैंने यहाँ पे, ये मान लीजिए ये मेरा सिंपली ये मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस मैंने बना दी यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये एक्स एक्सिस हो गई, मेरी वाई एक्सिस हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देख रहे हो आप F12 है, और यहाँ पे आप देख रहे हो F13 कुछ ऐसा आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये F13 है आपका। अब F13 है तो इसके मुझे कंपोनेंट्स निकालना आना चाहिए, इसके मुझे कंपोनेंट्स आना चाहिए। ये जो थी ये वाई एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी आपकी। अब इसके कंपोनेंट्स मुझे, मतलब ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से कुछ करना नहीं है, F12 ऑलरेडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही आ गया है, नेगेटिव एक्सिस, बस इसके मुझे कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट रिजॉल्व करना मैंने क्लास 11th में सीखा हुआ है कि एक होता है इसका कॉस वाला कंपोनेंट और एक होता है साइन वाला, पर उसके लिए एंगल पता होना चाहिए। अब मुझे, अगर मैं ध्यान से देखूँ स्टूडेंट्स, यही फिगर अगर मैं यहाँ पे इस टाइप से बनाता, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करता, तो आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता। अब ये 60 होता तो ये अपने आप कितना हो जाता 30 डिग्री हो जाता, क्योंकि 90 वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये एंगल 90 होता तो ये 30 हो जाता। तो ये एंगल हमें पता चल गया ये 30 डिग्री है। या तो आप ये पता कर लो ये 30 डिग्री है, या फिर ये पता कर लो 60, आपकी चॉइस है। या तो ये वाला एंगल हम बोल सकते हैं 30 डिग्री, या हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं 60 डिग्री। तो मैं या तो इसको बोल सकता हूँ 60 डिग्री, या मैं इसको बोल सकता हूँ 30 डिग्री। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये 60 डिग्री आपको ध्यान रखना है। अब F13 का हमें पता है कि जहाँ पे एंगल होता है, अगर मैं 60 डिग्री से रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा F13 cos 60, ये आ जाएगा आपका F13 cos 60। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा आपका F13 sin 60 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है, F13 sin 60 डिग्री, ये आ जाएंगे कंपोनेंट्स। इसको मैं और क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ा सा। अब आपको ये याद है ना, अब ये दोनों अपोजिट हैं, ये वाला और ये वाला अपोजिट है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन निकाल लेंगे हम लोग, और एक कंपोनेंट यहाँ रहेगा। तो अब मैं इसको एक सिंपल स्टेप में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने देखा हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे था F12, यहाँ पे कंपोनेंट हमारा आया F13 cos 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आया F13 sin 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व हो गया। ये थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स। अब ये थर्ड स्टेप है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी थर्ड स्टेप हो गई थी। अब फोर्थ स्टेप होता है यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड द नेट फोर्स। अब आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इन सब का हमें वेक्टर एडिशन करना होगा। जो मैंने भी रिजॉल्व करे थे इन सबका वेक्टर एडिशन, जैसा आपको दिख रहे थे यहाँ पे, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपका F12 लाई कर रहा था, यहाँ पे F13 cos 60 डिग्री लाई कर रहा था, यहाँ पे F13 sin 60 डिग्री लाई कर रहा था। अब इन दोनों का नेट कैसे निकलेगा, इसमें से F12 में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो मतलब एक्स एक्सिस में जो होगा, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँगा तो इन दोनों का F12 का और इनका दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देंगे। और अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूँ तो F12 माइनस क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स में F13 cos 60 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट अब इस डायरेक्शन में जाएगा पूरा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और उसका आंसर होगा F12 माइनस F13 cos 60 डिग्री, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और एक बचेगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना आता है। तो F12 माइनस F13 इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, जिसको हम निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूले से, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से, दैट इज R इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। ये तो मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा हुआ है, जबकि न्यूमेरिकल होगा तो डेटाज होंगे, तो वो डेटा के अकॉर्डिंग ये टर्म्स बहुत सिंपल होते चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है चारों स्टेप्स स्टूडेंट्स।
ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, पहली स्टेप क्या थी, आपको फोर्सेस की डायरेक्शन ट्रेस करनी आनी चाहिए, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्टिव। फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए वो फोर्सेस का, और याद रखना है उसमें हमें चार्जेस के साइन को कंसिडर नहीं करना है। और अगर कन्वीनियंट है तो उसको आप आई जे के लॉन्ग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हो, और फिर फाइनली आप क्या निकाल सकते हो, नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को क्रैक कर सकते हैं। इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद जो मेरा टॉपिक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अलग न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपसे अब एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपसे क्रैक हो जाएंगे आज के वीडियो की हेल्प से, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।